नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इन दिनों देश में चुनावी माहौल है। हर तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं और चारों तरफ इसी की बातचीत चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनावों को लेकर नेताओं, सियासी दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन जारी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में 39 नामों को शामिल किया गया है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी लिस्ट को जारी करके सभी को चौंका दिया। इन 39 नामों में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल समेत 7 बड़े सांसद शामिल। साथ ही बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया गया। यानी इस बार बीजेपी ने दिग्गज नेताओं के जरिए बड़ा दांव चलाया। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार बीजेपी किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए इस बार बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया। स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं, बल्कि सीधा कैंडिडेट बतौर टिकट देकर लड़ाया जा रहा है। बीजेपी की लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए हर तरह से फैसले ले रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में मोदी जी हैं। कांग्रेस की जो जंग है वो अब सीधे सीधे बीजेपी से है और कांग्रेस के लोहे में जंग लग गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि कर्नाटक के हार के बाद बीजेपी अलर्ट हो गई है। क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में बंगाल के मॉडल पर चुनाव लड़ रही है? क्या बीजेपी इस बार, जैसा बंगाल में उन्होंने बाबुल सुप्रियो को टिकट देकर मैदान में उतारा था, जो कि बीजेपी सांसद थे, क्या इस बार भी बीजेपी कोई बड़ी रणनीति के साथ काम कर रही है? कई सारे सवाल हैं। और क्या कांग्रेस अब अपनी रणनीति में फेरबदल करेंगे? क्योंकि अब कांग्रेस की रणनीति के सामने बीजेपी के तमाम वो 39 यानी कि दूसरी लिस्ट है जिसमें बड़े दिग्गज हैं जिन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। बाकी की लिस्ट पर अभी चर्चा होगी, वो भी लिस्ट आएंगे। कहा जा रहा है उन लिस्टों में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या होगा मध्य प्रदेश का सियासी दांव पेच? हम आज 5 बजे मध्य प्रदेश का डिबेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगे हुए हैं, इससे पता चलता है कि 2024 में यहाँ के ट्रेलर से असली फिल्म क्या होगी। सबसे पहले आपको छोटा सा रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। मोदी मोदी मोदी। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं और सियासी दलों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है, जिसके लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट अब जारी कर दी, जिसमें 39 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी का उन सीटों पर लगातार फोकस है जहां उसे पिछले चुनाव में हार मिलती आई है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने अपने दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को टिकट दिया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित। 25 सितंबर को बीजेपी ने एक लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया। उन 39 नामों की लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों का नाम शामिल है। 3 केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है। तो वहीं सांसदों में राकेश सिंह, गणेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रिद्धि पाठक सहित कई लोगों को टिकट मिला। संगठन के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर मध्य प्रदेश की एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे। इन सभी चेहरों को टिकट देकर पार्टी ने बड़ा संदेश दिया है। विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेगी। अब देखिए तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। इससे पहले भी बीजेपी 39 नामों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन सवाल ये कि इस बार बीजेपी ने आखिर दिग्गजों पर दांव क्यों चला, इसकी वजह भी आइए समझ लेते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल के नेता हैं और ठाकुर जाति से आते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, जिससे चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं और कैलाश विजयवर्गीय मालवा अंचल के बड़े नेता माने जाते हैं। साथ ही बीजेपी सांसद राकेश सिंह महाकौशल अंचल के बड़े नेता माने जाते हैं। इस लिहाज से बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा मिल सकता है। वैसे तो बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, वैसे ही कांग्रेस की सियासत भी अब शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने सिंधिया का लिस्ट में नाम न होने पर कहा कि इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ को मौका मिला है। कांग्रेस के इस तंज पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी पलटवार किया। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते कौन किसको निपटाता है। दिग्विजय जी 2018 को जो जनादेश आपको मिला था जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? अब कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। साल 2018 में बीजेपी को हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस की आपसी खींचतान की वजह से सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी दिग्गजों पर दांव खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। तो आपने देखा रिपोर्ट में कैसे मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए बिगड़ता नजर आ रहा है। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। सेंट्रल मिनिस्टर 3 नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इनको टिकट दिया गया है। साथ ही संगठन के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी शामिल किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक को उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि कैलाश जी को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है, जहां से वो अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए। कई बड़े सवाल हैं और 11 नए चेहरे हैं जो इस बार मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले स्वागत तमाम मेहमानों का करेंगे। आज हमारे साथ 5 बजे की इस डिबेट में शामिल होने के लिए जो मेहमान हैं, सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यश श्रीवास्तव, स्वागत आपका। हमारे साथ स्टेट हेड हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनिल पुसदकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हम यहाँ जाना चाहेंगे यश श्रीवास्तव के पास। जैसे ही दूसरी लिस्ट आई मध्य प्रदेश की 39 लोगों की, उनमें 3 बड़े सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय। ये वो चेहरे हैं जिनसे अब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित वो ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को अपनी चाल उल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के पास, क्योंकि कांग्रेस के पास अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह और अरुण यादव, जो कि लोकसभा और विधानसभा के लिए अभी फिलहाल बहुत सुटेबल हैं, उनके अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। क्या कहेंगे आप इन बड़े नामों पर? जी हाँ, ये कौन है ये पंडित, कहाँ से आते हैं ये पंडित? तो देखिए, जो लिस्ट निकली है, अब जैसे कि आपकी ही ब्रीफिंग में जो दिख रहा था, ये तमाम लोग खुद हैरान हैं कि इनका विधायकी की लिस्ट में नाम आ गया। विजयवर्गीय जी अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, अब उनके बेटे के टिकट का अभी फिलहाल संशय है। इसी प्रकार प्रहलाद पटेल जी के भी एक भाई हैं, उनके भी टिकट पे संशय है। और जितने भी ये तमाम लोग हैं, ये सांसदी छोड़ के, केंद्रीय मंत्रालय छोड़ के जब ये विधायकी लड़ने आते हैं, तो इनका 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो चल रहा है पूरे देश में, वो भी 2 तरफ से खत्म होता है। अभी इनके सांसदों की सीट पे बाय इलेक्शन होगा, कहीं ये हार गए तो उस सीट पे आगे टिकट नहीं मिलेगा, यदि जीत गए तो वहां फिर एक बाय इलेक्शन होगा। तो बीजेपी इस समय कह रही होगी शायद कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
और आज सवेरे तो मुझसे कोई कह भी रहे थे कि भाई एक्सपेरिमेंट है तो सांसद विधायक लड़ रहा है। तो मैंने पूछ लिया कि क्या आगे चल के हम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी को शायद कोई विधायकी या पार्षद ही कुछ लड़ते हुए देख सकते हैं इसी एक्सपेरिमेंट के चलते, यदि इसी तरह पार्टी को लगा कि भाई एक्सपेरिमेंट की जरूरत है तो बात ये नहीं है। बात ये है कि गौ रक्षकों के नाम पे गुंडागर्दी करने वालों ने गाय के चारे का बजट 1 रुपए के आसपास कर दिया प्रतिदिन, लंपी वायरस में ध्यान नहीं दिया, महाकाल लोग एक हवा के झोंके में खराब हो गया। लेकिन आपको तो पता, देखिए चुनाव ठीक है, आप अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन बिना रणनीति के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। कर्नाटक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कांग्रेस पार्टी के लिए। आप लोगों ने रणनीति बनाई, आप लोगों ने लोकल मुद्दों को पकड़ा और आप लोग जीत के आए, ये सबके सामने है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि इस बार जो लिस्ट है जिसमें बड़े बड़े नामों को शामिल किया गया है, स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं बल्कि कैंडिडेट के तौर पर, वो इसीलिए ताकि जो आला कमान है वो कुछ अलग सोच रहे हैं। क्या पता दूसरे बड़े चेहरे पर एमपी का जो वोट है वो स्विच कर जाए। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, क्या कहेंगे जो मैं कह रही हूँ, इससे कितना प्रतिशत आप यकीन रखते हैं संजय जी? प्रीति, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा होता है कि चुनाव एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है और चुनाव हमेशा रणनीति ही होती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से काम करने का उसका तरीका, मैं बार बार बोलता हूँ, तरीका बदल चुका है। ये ट्रेडिशनल राजनीति में नहीं है। देखिए, जो भी पार्टी के चाहे 7 MP और 3 मिनिस्टर्स को उन्होंने उतारा है, और 3 मिनिस्टर या 7 सांसद नहीं, वो पार्टी के कार्यकर्ता है। हर आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे नीचे तक का व्यक्ति हो, कार्यकर्ता है पार्टी का, और पार्टी को लगता है वहां तक उतारने से उनका कुछ फर्क पड़ता है तो बिल्कुल उतारना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कितनी बढ़िया रणनीति के तहत मैं देखता हूँ कि देखिए नरेंद्र सिंह तोमर का जो वर्चस्व है, या कह सकते हैं उनकी ग्राउंड है वो चंबल के साइड में, अगर वो उतरते हैं तो अपना, तो देखिए एक छोटा सा विधानसभा तो अपना जीत सकते हैं, 7-8 विधानसभा को और प्रभावित करते हैं। दूसरे जो लीडर है वो अपने विधानसभा को प्रभावित करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव बनता है। देखिए राजनीति में क्या है, माहौल और जो बनता है और जो ट्रेंड चलाए जाते हैं, जो एक माहौल बनाया जाता है, उसमें राजनीति की जाती है। बोल देना कि भाई ये बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, ये क्या होगा वो क्या होगा। देखिए हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे, एक जो पार्टी गुलदस्ता उसमें बहुत सारे फूल है, उस फूल में से 4 फूल और रख दिए। अब 1-to-1 जो बोला जा रहा था शिवराज जी वर्सेज कमलनाथ जी, वो खत्म हो चुका है। भाई अब चीफ मिनिस्टर कौन होगा हम नहीं जानते, हो सकता है नरेंद्र तोमर साहब, हो सकता है कोई और हो, तो डिपेंड करता है कि जो जैसे रणनीति के तहत रणनीति बदलना हर पार्टी का एक को करना चाहिए, रणनीति के तहत ही काम करना चाहिए। ये बोल देना कांग्रेस का कि नहीं भाई वो डर गए, उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, या उनके पास एंटी इनकम्बेंसी, नो डाउट एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसको कम करने के लिए पार्टी हर तरह से अपनी कोशिश कर रही है, और कोशिश करना कोई बुराई नहीं है। और इस रणनीति के तहत जाना भी हमें लगता है एक नई स्ट्रेटेजी के तहत। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो आप संदेश देते हो अपनी लोकल जनता को कि भाई आप एक चेहरा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। और दूसरा जो प्रधानमंत्री का संबोधन कल का जो हुआ है, चाहे MP में देख लीजिए चाहे राजस्थान में देख ले, उन्होंने ये बोला है कि भाई आप कमल निशान पे वोट दीजिए, आप किसी व्यक्ति विशेष को वोट मत दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग है कि भैया हम इनमें से कोई भी एक चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को या किसी जनता को वहां के लगता है कि भाई नहीं भाई 18 साल 20 साल बहुत पुराना समय हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, हमें बदलाव करना चाहिए, भाई गुलदस्ते में बहुत सारे फूल हैं। ठीक है, फूल तो जहां भी लगाए बस 2 मेहमान और बस तुरंत आती हूँ आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के भी मेहमान जुड़ गए हैं। मुकेश त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ये जो लिस्ट आई है बीजेपी की, सेकेंड लिस्ट है, कहा जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर के कारण ये सेकेंड लिस्ट में जो सेकेंड 39 लोगों की लिस्ट आई है उसमें बड़े दिग्गजों को जो कि सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं उनको उतारा गया है, टिकट दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय। प्रीति नमस्कार। मैं समझता हूं कि देखिए जैसे अभी संजय राणा ने बहुत विस्तार से समझाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और ये कि किसी भयभीत होकर के मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि शायद कमलनाथ जी का ज्यादा बड़ा वर्चस्व है, भले ही उन्होंने 15 महीने की उनकी सरकार रही है, लेकिन शिवराज सिंह जी का भी जो वहां पे काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये तमाम मंत्रियों का अब आप देखिए कि ये मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और ये स्टेट में असेंबली के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। तो ये पार्टी की एक इतना खूबसूरती है
कि उनको कोई पद से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ जो है कार्यकर्ता की तरह से ठीक है, भारतीय वो जनता उनको नहीं पार्टी की लेना सेवा देना करनी। होगा, लेकिन विपक्ष, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है वो कांग्रेस के साथ ज्यादा नजर आ रहा है। अभी यहाँ से कई बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस को, वो कहते हैं कि ये देखिए लिस्ट से पता चलता है कि भाजपा कितनी डरी हुई है कि मध्य प्रदेश में हार जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। देखिए, 230 में से हमारे 78 कैंडिडेट्स निकल गए हैं। अब उसमें 3-4 कैटेगरीज है, A, B, C, D। तो A और B में तो हम लोग बिल्कुल बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन जो D कैटेगरी है, उस कैटेगरी को एनालाइज करते हुए हमने देखा है कि भाई मार्जिन कितने ज्यादा थे, वहां पे क्या जमीनी हकीकत है, कैंडिडेट्स में कितना उनका पब्लिक के साथ कांटेक्ट है। तो ये रिव्यू कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हम उसमें क्या बुराई है अगर हम कोई रणनीति बनाते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जहां हम कमजोर हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम सर्वव्यापी हैं, सब जगह हमारा जोर है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम कमजोर हैं, तो वहां पे डी कैटेगरी की लिस्ट है। डी कैटेगरी लिस्ट पे हम उन कैंडिडेट्स को लाना चाहते हैं जिनका स्थानीय लोगों के साथ बहुत ही अच्छा संपर्क है, हाँ। और उन्होंने काम किया, ठोस काम किया। हाँ। तो इसमें कोई गलती नहीं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की बेबुनियाद बातें करना कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देता। अरे आप तैयारी करिए, वहां पे आपके कमलनाथ जी डटे हुए हैं, दिग्विजय सिंह डटे हुए हैं, आप लोग आपके ऑलरेडी सिंधिया जी ने आपके खेमे को छोड़ दिया है, कुछ लोग छोड़ रहे हैं। तो आपके यहाँ तो खुद ही स्थिति इतनी गंभीर चल रही है और आप सोच रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश का चुनाव जीत लेंगे। देखिए, जब से प्रधानमंत्री गए हैं वहां की बिल्कुल जमीनी स्थिति बहुत परिवर्तन आ गई। काफी लोगों से मेरी बात हुई है, और जिस प्रकार से राजनीतिक ठोस कार्यक्रम शिवराज सिंह जी के माध्यम से हो रहे हैं, तमाम लाडली बहनों के प्रति और तमाम जो भी योजनाएं चल रही हैं, उससे हमारा जो है लगातार प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है और दोबारा से हम बहुत अच्छी संख्या में जीत के आएंगे। हमारे साथ अनिल पुसदकर जी हैं। अनिल पुसदकर जी, ये जो लिस्ट आई है इसके बाद क्या बड़े नामों से भाजपा का इस बार काम चलेगा मैदान में? बड़ा हो या छोटा हो, अगर आपका प्लान है, आपको टीम उतारनी है, आप बेस्ट प्लेयर को ही मैदान में, बेस्ट प्लेयर बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। इस बार भाजपा अगर सोच समझकर 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को उतार रही है, तो वो उनकी रणनीति है। उन्होंने सोचा है कहीं जहां उनको कमजोरी दिख रही है वहां, देखिए एक संसदीय क्षेत्र में 7 से 8 सीट विधानसभा सीट होती है। अगर एक जो सांसद है वो उस मैदान में एक विधानसभा में उतरता है, तो आसपास की 7 जो उसके संसदीय क्षेत्र की 7 सीटें जहां उसका प्रभाव है, उसको भी प्रभावित करता है। अगर उन 7 सीटों में या 8 सीटों में अगर कोई कमजोर कैंडिडेट है, तो वो भी उसको एक सपोर्ट करता है। ये एक नई स्ट्रेटजी जो बीजेपी की दिख रही है। बीजेपी इस बार ऐसा लगता है कि चूक नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि पिछली बार की तरह जो टूट फूट ये और बहुमत और अल्पमत ये बातें ना आए, एक स्पष्ट बहुमत मिले। इसलिए अब कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, इतने कद्दावर नेता हैं जो संगठन में उनकी सेवाएं ली गई, उनको मालवा में उतार दिया गया। वो मालवा के बहुत सशक्त हस्ताक्षर है, तो वो प्रभावित तो करेंगे ही। तो अगर कोई पार्टी अपना बेस्ट प्लेयर मैदान में उतारती है, तो आप ये मत मानिए कि वो डर के बेस्ट प्लेयर को उतार रही है। आप ये मानिए कि वो कंप्लीट जीत, वो चाहती इन 4 या 7 नामों से ही जीत जाए। तो अगर 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री हैं, तो साथ ही अब 7 के साथ वो 8 विधानसभा सीटें जुड़ती है उनकी। तो ये सोच समझ कर लिया गया फैसला है। इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें आती है, और ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात उठती नहीं है, विपक्ष को मौका मिलता है हथियार बनाने का एंटी इनकम्बेंसी को, तो उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया इससे। इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया गया कि यहाँ पर जो है ज्वाइंट लीडरशिप है, कोई चेहरा नहीं है। आप अगर लड़ रहे हैं तो हमारे पास एक नहीं कई फेस हैं। फिर जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो अपने बेटे के लिए लगे थे, वो अपने भाई के लिए लगे थे, तो उनको भी किनारे करके एक और संदेश दिया गया कि हम परिवारवाद को भी हम दरकिनार कर रहे हैं। तो भाजपा इस बार जो ये दूसरी सूची आई है, मैं समझता हूँ बहुत सोच समझकर जारी की गई सूची है। और यश श्रीवास्तव, अगर रणनीति बनाई जाती है, अगर कोई कैंडिडेट कमजोर है, अगर बीजेपी को लग रहा है कि हम स्ट्रांग और बड़ी कद्दावर लोगों को वहां से टिकट देंगे, तो ये पार्टी कर सकती है। इसमें ये बात कहां से आ जाती है कि बीजेपी डर गई है, इसीलिए अब इन चेहरों को उतारा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी, क्योंकि बड़े चेहरे अब बीजेपी भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो या सत्ता के विरुद्ध में लहर हो, उसके बाद अगर पार्टी बड़े चेहरों को मैदान में बहुत ही रणनीति बनाकर उतारती है, जिसे पासा पलट भी सकता है, आपको नहीं लगता कि कटाक्ष करने की जगह अपनी रणनीति को टटोल लेना चाहिए? यश श्रीवास्तव, बिल्कुल टटोल रहे हैं हम अपनी रणनीति। अब देखिए,
विश्लेषक महोदय के अनुसार भाजपा बिल्कुल नहीं डरी है। त्यागी जी के अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर यदि कोई कैंडिडेट कमजोर पड़ रहा है तो उनकी जगह उन्होंने बड़े चेहरों को उतार दिया है। अनिल जी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। तो देखिए, हाँ, त्यागी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे टाइम चुनावी मोड में रहती है। ये बिल्कुल सही है। चुनावी मोड में इतने ज्यादा रहते हैं कि एक स्टेट का चुनाव जीतने के लिए, अब मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, यदि इनके वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में 2-4 राज्यों के और चुनाव हो जाते तो क्या संसद भवन खाली हो जाता? ये नहीं सोच रहा है क्या कोई? यदि सांसदों को, मंत्रियों को हटा हटा के आप विधायकों के, पार्षदों के चुनाव लड़ाएंगे तो क्या वहां पे सिस्टम खराब नहीं होगा? इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। आप केवल इलेक्शन के नाम का झंडा उठा के यहाँ से वहां दौड़ते जाइए और एक रैली में आके 51 मिनट में 44 बार हमारा नाम लीजिए, तो फिर आप हमें कुछ बोलने वाले कोई नहीं होते। तो अच्छा है ना, आपका पीआर हो रहा है, आपकी मार्केटिंग हो रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है आपके लिए। वो तो हम, यदि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा सच बोलते होते तो वो हमारे स्टार प्रचारक हैं ऐसा हम कह भी देते, और अभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो झूठ बोलते। लेकिन आप लोगों के पास में क्या है ऑप्शन, बताइए, बड़े चेहरे क्या है? मैं आपसे पूछूंगी अब, यश जी बस थोड़ा सा टाइम दिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आकर आपसे जानेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े चेहरे मैदान में मध्य प्रदेश के लिए कौन से होंगे, किस पर आगे रणनीति चेंज करके, बदल करके दूसरे लोगों को भी मौका दिया जा सकता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन यश श्रीवास्तव, अपनी बात पहले पूरी कीजिए, उसके बाद फिर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के पास। भाजपा जब भाजपा नहीं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी 51 मिनट के भाषण में, प्रधानमंत्री वैसे मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रणनीति कोई भी बना सकता है। प्रधानमंत्री अगर सत्ता में डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए बना ही सकती है। आप अपने बारे में भी तो बताइए ना, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपकी पार्टी क्या करेगी वापस आने के लिए? अभी तो फिलहाल डबल इंजन की सरकार है, फिलहाल बीजेपी रूल कर रही है। आप बीजेपी, आप जब भाजपा ऑलरेडी वहां रूल कर रही है, आएगी नहीं आएगी दैट इज अनदर थिंग, वो दूर का ढोल है। अभी आप सरवाइव करने के लिए, वापस आने के लिए क्या करेंगे? आपकी रणनीति क्या है, बताइए। देखिए, हमारी रणनीति तो जनता को साफ साफ दिख रही है। हम जनता के बीच में अभी भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। हमारे नेता पैदल मार्च कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और सिर्फ राहुल जी नहीं, हमारे क्षेत्रीय नेता भी मिल रहे हैं। जीतू पटवारी जी रैली में हैं। सब लोग हमारा काम कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के और सिर्फ हम बैठ के बीजेपी को कोसने नहीं आते हैं लोगों के बीच में। हम लोगों से पूछते हैं कि भाई उनकी समस्याएं क्या है, किस तरीके से हम उनके लिए काम कर सकते हैं, पिछले 5 साल या पिछले 18 साल में क्या ऐसा है जिसकी उन्हें कमी लगती है, क्या अच्छा हुआ है, सब कुछ पूछते हैं और हम लोगों की सुनते हैं। हम अपना, जब हमारा मन हुआ तब हम सत्ताधारी हो गए, जब हमारा मन हुआ तब जमीन से जुड़े नेता हो गए, ऐसा नहीं करते। अभी शायद पैनल में कोई कह रहे थे कि भाई भाजपा को पद का कोई मोह नहीं है, नेताओं को, और पता नहीं क्या क्या। यदि पद का मोह नहीं होता तो महिला आरक्षण बिल की बात करते हुए, झूठ बोलते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी कम से कम ब्रजभूषण से कुछ तो कहते। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, आप सपोर्ट नहीं करते, मजबूरी है आपकी, इसीलिए चुनाव है नजदीक। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, अगर आप प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूरी है आपकी, चुनाव सामने, इसीलिए आपको करना पड़ा है सपोर्ट। वैसे भी मेजोरिटी में, संसद में मेजोरिटी से वैसे भी पास होना था, आपने सपोर्ट किया। वो कह रहे खोल के कि कल प्रधानमंत्री थे, कल प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे, चुनावी रैली कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मजबूरी थी आपकी, आपने सपोर्ट किया है। ठीक है, 89 में जब राजीव जी ने पहली बार इस बिल को प्रस्तावित किया था तो ये 7 लोगों में से 4 लोग जो जिनके कारण वो बिल राज्यसभा से पास नहीं हुआ, वो थे अटल जी, राम जेठमलानी जी, जसवंत सिंह जी, ये लोग थे। तो ये महिला आरक्षण बिल हमने ही तो प्रस्तावित किया है। हम संजय राणा जी, यश श्रीवास्तव की बातों से कितना तारुफ रखते हैं आप? उसके बाद फिर हम आएंगे हमारे साथ जो बीजेपी के गेस्ट। देखिए, काबिल हमारे मित्र हैं और अच्छी बातें अपनी पार्टी की तरफ बातें घुमा के बोल रहे हैं, बातें सीधे बोल नहीं रहे। मैं उनसे जैसे रणनीति पे आती हूँ प्रधानमंत्री पे चले जाते हैं। मैं इनकी महिला आरक्षण पे भी बोलना चाहूंगा और रणनीति पे भी बोलना चाहूंगा कि महिला आरक्षण में अगर इच्छा शक्ति होती
तो 2010 में 2011 में भी आप बिल ला सकते थे, राज्यसभा में लाए, लोकसभा में डर के मारे नहीं ला पाए कि आपके जो सहयोगी थे उस समय आपका विद्रोह कर देते। आप जब अगर न्यूक्लियर डील के लिए मना सकते थे विरोधियों को, तो इसके लिए क्यों नहीं मना सकते? सारी चीज इच्छा शक्ति पे। चलिए, इसकी चर्चा आज मेरी महिला आरक्षण पर नहीं, चर्चा एमपी के चुनाव पे। देखिए, ऐसा है कि नेता कौन बनाता है? जनता बनाती है, पार्टी बनाती है। ये बता दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी बड़े नाम है, उनको बनाया कितने नेता? इस जनता ने, इनकी पार्टियों ने। ये कैसे समझ लेते ये बहुत बड़े नेता हो गए? आज के दिन में कहीं ना कहीं देखिए, अगर बात की जाए तो कमलनाथ जी को अगर माइनस कर दे मध्य प्रदेश से, तो उनके पास चेहरा कौन है जिसके ऊपर वोट पड़ेगा? इनको लगता है कि राहुल गांधी साहब के ऊपर वोट पड़ेगा या जीतू पटवारी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? जीतू पटवारी जी हो सकता है अपना विधानसभा, 1-2 विधानसभा और जिता दे, लेकिन प्रदेश नहीं जिता सकते। जहां तक आती है रणनीति के लिए, तो अगर आपको जनता की सेवा करने से, हमारे यश भाई बोल रहे थे, जनता की सेवा करने के लिए आपको पावर में रहना पड़ेगा। पावर में रहने के लिए आपको रणनीति भी बनानी पड़ेगी और राजनीति भी करनी पड़ेगी। राजनीति और रणनीति दोनों बनाएंगे तभी आप पावर में रह सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है यहाँ पे। मुकेश त्यागी जी, यश श्रीवास्तव ने कई सारी चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि आप भले ही बड़े कैंडिडेट्स उतार दीजिए, वोट कौन देगा? एक आम आदमी, रणनीति बना लीजिए, लेकिन जब तक आपकी पहुंच उस आम आदमी तक नहीं होगी तब तक वोट नहीं करे। वो क्या अभी भी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन बंद नहीं हुआ है, हम अब भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे मुकेश जी? अभी तक ये जुड़ ही रहे हैं, हम लोग जुड़ चुके हैं। फर्क ये है, ये अभी तक इनकी जो है मेहनत मुशक्कत चल रही है, किस तरह से जोड़ा जाए, क्योंकि इनको जनता ने इतनी बुरी तरह से ललकार चुकी है। अब ये जोड़ने का, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग मशीन ले लेके घूम रहे हैं, दो लोगों के हृदय में अपनी स्थान बना रहे हैं। लेकिन उसी तरह से घोर परस्पर विरोधी वक्तव्य भी राहुल गांधी जी लगातार देते आ रहे हैं। उनका यही नहीं पता उनका चरित्र क्या है, क्या वो क्रिश्चियंस के साथ हैं, क्या वो सनातनियों के साथ हैं, क्या वो एंटी सनातन के सामने हैं। तो उनका ये जो हाइड्रा हेडेड चेहरा है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। बोलेंगे तो फिर मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा कि त्यागी जी अभी माइक नहीं चला पाएंगे अपना। नहीं, आप बोलिए, आप अपने टर्म पे आगे बोल दीजिएगा। आप नहीं, मैंने कोई गलत बदतमीजी की बात नहीं करी है। सुनिए, चटुकारिता बंद कर दीजिए। आप हो सकता है आपको आप एक मिनट बात करने दीजिए मुझे। मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने कहा हाइड्रा हेडेड फेसेस जो है, कभी जॉर्ज पूर्णिया के साथ जाकर के भारत जोड़ो यात्रा में भारत की धरती का अपमान करते हैं, कभी यूके में जाकर के भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं, यूएसए में जाकर के भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं, यहाँ पर आकर कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी सनातनियों। अभी जब चुनाव में आपके हाथ पैर फूलने लगे तो महिला आरक्षण, उसमें भी आपने वोट डाल दिया। नहीं हुआ, इसमें क्या गलत बात कही है मैंने? ये मुझे एक भी गलत बात है तो फिर बताइए, सुबह शाम झूठ बोलने वाले को क्या कहा जाए? सारे एविडेंस मैंने वो दिए। डिज्नी की कहानी थी, पिनोकियो, नाक लंबी होती थी एक बच्चे को झूठ बोलने पे। ये तो बच्चे भी नहीं है भाई। क्या कहा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जाकर के, और किसने ऑर्गेनाइज किया? वहाँ पे कौन सैन पेट्रोडा ने किसके साथ लिंकेज, और कौन ऑर्गेनाइजर थे? उनके नाम कौन सा सन? क्या बोल रहे हैं त्यागी जी? कुछ भी मतलब आप वो ग्रेटा थनबर्ग। नहीं, ठीक है मुकेश त्यागी जी, एक सेकंड मुकेश त्यागी जी, प्लीज मुद्दे पे रहिए। आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुद्दे पे रहिए। तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुद्दे पे रहिए मुकेश त्यागी जी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं एक सवाल बस आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रीति चौहान है, मुझे पूछने दीजिए सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बड़े चुनाव हमने देखे, जिसमें पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत बड़ा रहा। अभी आपने नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव कराए। पश्चिम बंगाल में आपने बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया था। प्रतिभा भौमिक, इतना बड़ा चेहरा, उनको भी आप लोगों ने विधानसभा में टिकट दिया था। बघेल साहब, उनको भी आप लोगों ने टिकट दिया था, एसपी सिंह बघेल। उसका परिणाम क्या हुआ? बंगाल चुनाव की तरह कहीं मध्य प्रदेश वाला चुनाव भी तो नहीं बदल जाएगा। ऊपर से हम सतही चीजों को देख रहे हैं, जो ऊपर से चीजें बदली हुई सी नजर आ रही है, अंदर पूरा का पूरा खेमा बदला हुआ है, ऐसा तो कहीं नहीं है। ये सवाल है, जल्दी से मुकेश त्यागी जी। नहीं, बिल्कुल गलत आपने समीकरण जोड़े हैं। बाबुल सुप्रियो का वेस्ट बंगाल में टीएमसी में जाना
उसके अपने अपने अलग अलग उनके समीकरण हैं, उनको इससे जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं वो है। चुनाव के आप बाद देख गए लीजिए ना, बंगाल 2000 इलेक्शन में कहाँ वो तो टीएमसी में थे, बाद में वो गए हैं टीएमसी में सर। वो बाद में क्यों गए उसका सबको पता है क्यों गए हैं, क्योंकि उनको मंत्री पद नहीं मिल रहा था, इनको स्थान नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। अच्छा, अभी कैंडिडेट विधानसभा में क्या होगा? अच्छा, मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए 2019 के चुनाव में हमारे 29 में से 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं। हमारा वोट शेयर 31% से जाकर के 45% तक पहुंचा हुआ है वहां पर। हमारे इन्होंने सिर्फ 15, वो भी जो इलेक्शन होता है 2018 का, उसमें भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था। उसके बाद इनके 21 एमएलए आकर के हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। तो अगर इनकी स्थिति इतनी मजबूत होती तो ये टूटती क्यों? तो इनकी जो स्थिति वहां पे चरमरा चुकी है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच का जो दरार है वो सबको पता है, किस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, कैसे किसी के अपने पुत्र को जो है एमपी की राज्यसभा सीट चाहिए, तो वहां पर जो है वर्चस्व की भी लड़ाई है। तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के समीकरण ठीक नहीं है। तो ये कहना कि साहब इनसे जोड़ना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हम लोगों की स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही है, और अब जो नए कैंडिडेट्स आए हैं, मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के सीईसी ने उनका चयन किया है, और वो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के बहुत तेजी से, और शिवराज सिंह चौहान जी का जिस प्रकार से बिल्कुल बहुत बढ़िया उनका प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, मैं समझता हूँ कि हम लोगों की स्थिति बहुत मजबूत है और दोबारा से पुनरावृत्ति होगी। अनिल पुसदकर जी, बड़े चेहरे, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि कई बार हमने बड़े चुनाव में देखा है, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव बहुत बड़े स्तर का चुनाव होने लग गया है। हम लोकसभा के चुनाव को नेशनल चुनाव, पूरे देश के चुनाव के तौर पर देखते थे, लेकिन अभी कुछ सालों में हम राज्यों के चुनाव को भी राष्ट्रीय स्तर पर देखने लगे हैं, जिसमें अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कि बाबुल सुप्रियो को भी टिकट दिया गया था विधानसभा में, उसके बाद फिर प्रतिमा भौमिक को भी दिया गया था, एसपी सिंह बघेल को भी दिया गया था। वहां परिणाम क्या रहे? तो ये जो अभी नई टिकट आई है, दूसरी लिस्ट जारी की गई है भाजपा की, ये अब ऐसा कहा जा रहा है कि पहले जहां चांसेस थे 40% पूरे एमपी को जीतने में भाजपा की, अब वहां इस दूसरे लिस्ट के बाद सीधा 60% ज्यादा पॉजिटिव जो सिग्नल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि इस लिस्ट के साथ बीजेपी 60% बहुत अच्छा कर जाएगी। ये डेटा मैं आपको बता रही हूँ अनिल जी। हाँ नहीं, देखिए प्रीति जी, आपका कहना सही है, और अगर कोई सोच समझकर बहुत मजबूत पहलवानों को पहले उतार देता है और समय से पहले उतार देता है, आप ये मान के चलिए 80 लगभग 78 सीटें जो है वो 230 में 1 तिहाई के करीब में जो होती है, तो उतने जगह तो ये पहले से इनको समय मिल रहा है। समय एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में। ये मैन टू मैन जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, डोर टू डोर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, अगर उनके उस इलाके में कहीं मन मुटाव भी है, कोई नाराजगी है, उसको दूर, डैमेज कंट्रोल का भी टाइम मिल रहा है। इनके पास टाइम फैक्टर के मामले में कांग्रेस से ये दूसरी बार लीड ले रही है बीजेपी। कांग्रेस अगर सीट नहीं डिक्लेयर कर पा रही है तो वो कांग्रेस का प्रॉब्लम है, लेकिन बीजेपी जो है लगातार लीड ले रही है। एक लिस्ट जो दी सरप्राइज, फिर दूसरी लिस्ट दी वो भी सरप्राइज। तो आखिर बीजेपी इतनी जल्दी कभी भी चुनाव की लिस्टें कभी जारी नहीं होती थी। कोई भी पार्टी, परंपरा रही है चुनाव जब डिक्लेयर होते हैं, डेट आती तब जाके टिकटें का बंटवारा होता है। लेकिन इस बार तो सरपटवल भी नहीं, मान मनोबल भी नहीं, एक पहले से ही जो लगता है सब बीजेपी ने होमवर्क कर लिया था, और इस स्टेट में वापसी वो भी पूर्ण बहुमत के साथ होने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर चुके थे। देखिए, जो बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे उतारना कहीं कोई कमजोरी की बात नहीं। मध्य प्रदेश जो है कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक बहुत मजबूत गढ़ था, जिसके आधार पर जो मालवा और महाकौशल क्षेत्र में जो भाजपा या जनसंघ मजबूत हुआ करती थी, उसको टक्कर देकर कांग्रेस की सरकार वहां थी। दिग्विजय सिंह की दूसरी सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ के भरोसे आ गई थी। तो दिग्विजय सिंह एक बड़ा फैक्टर है, वो किनारे पड़े हुए। तो प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उनकी जो इंटरनल जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसके कारण उनकी लिस्ट जो है डिले हो रही है। अगर वो डिले करते हैं चुनाव में जाने से, तो बीजेपी को तो ऑटोमेटिकली फायदा हो ही रहा है। वो तो पहले समय से पहले उनके जो प्रत्याशी मैदान में उतर चले जाएंगे, 78 सीटों में वो जाके काम करने लग जाएंगे, तो फायदा तो मिलेगा। तो इसमें बड़े चेहरे छोटे चेहरे का सवाल नहीं, समय का सवाल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इलेक्शन में। हर बार ये बोलते हैं कि मुझे समय कम मिला। ठीक है संजय राणा जी। देखिए प्रीति, एक चीज मैं और क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। जो यश भाई ने बोला है कि राजीव गांधी पहला वुमेन्स बिल लेके आए थे, तो वुमेन बिल लेके आए थे। इसमें मैं बोलना चाहता हूँ राजीव गांधी साहब ने
एक कमेटी बनाई थी, 14 मेंबर्स कमेटी बनाई थी, इसके हेडेड बाय मार्गरेट अलवा थी। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, कभी भी राजीव गांधी ने वुमेन बिल नहीं लाया तो बार बार करके भ्रमित ना करे। अब आते हैं एमपी पे, फिर वो एमपी वापस आता हूं। देखिए, जहां तक बात आ रही थी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बता रहे थे समय का, राजनीति समय का ही स्पेयर है। समय आपके अनुकूल है तो आप राजनीति कर लेते हो और आगे निकल जाते हो, समय अगर विपरीत है तो आपका सब गड़बड़ हो जाता है। तो जहां पे टिकट वितरण का जो कार्यक्रम होता है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा 12 बजे रात के 3 बजे रात को ऐसे टिकट वितरण होते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि टिकट वितरण भी दूसरे ढंग से किया जा रहा है। और आप देखिए, नेतृत्व की बात कर रहा हूं, कौन किसको लीड कर रहा है। राजस्थान को आप देखेंगे जेपी नड्डा साहब लीड कर रहे हैं, जो और अमित शाह साहब एमपी को। समझ सकते हैं मध्य प्रदेश इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जब हम राजनीति करते हैं तो राजनीति में हमें देखना चाहिए कि हमें जीत कैसे मिलेगी। हमें ये नहीं देखना चाहिए कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। एंड रिजल्ट जो होता है वो जीत होती है। और जिस तरीके से ये एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसको कम किया जाता है, वही खूबी होती है। वही खूबी होती है। ठीक है, ये एंटी इनकम्बेंसी या फिर अगर सत्ता विरोधी लहर भी है, जो भी है, इसे टैकल करना आना चाहिए। अगर भाजपा ये कर ले जाती है तो आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेगी। ये इंडिकेशन दिया जा रहा है। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे यश श्रीवास्तव? वैसे भी आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए। एक तो विश्लेषक महोदय को शायद याद नहीं है, बिल लोकसभा में पारित हो गया था, राज्यसभा में वाजपेयी जी, अडवाणी जी, विश्लेषक महोदय को बहुत सीरियस ले लिया है, यशवंत सिंह और राम जेठमलानी, इन 4 लोगों ने इस बिल को गिराया था। तो विश्लेषक महोदय का जो भी सूत्र हो, उससे बहुत ज्यादा विश्वसनीय सूत्र से मैं बात कर रहा हूँ। खैर, जाने दीजिए। तो मध्य प्रदेश की राजनीति और रणनीति की जो बात है, यदि आप ये कहते हैं कि भाई आप यदि बड़े कैंडिडेट उतारें तो भी मास्टर स्ट्रोक, यदि आप आपके क्षेत्रीय लोगों को उतारें तो भी मास्टर स्ट्रोक, हम जनता में जाएं तो भी गलती, हम जनता में ना जाएं तो भी गलती। तो देखिए विश्लेषक महोदय, यदि आप थोड़ा सा हमारा विश्लेषण भी करके बता पाते तो हमें थोड़ी खुशी होती है। आप एक ही तरफ का विश्लेषण बता पा रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए आप, लेकिन ये बिल्कुल भी ना समझा जाए कि 18 साल तक, अभी मैंने जो बात करी थी महिलाओं की, महिला जूनियर डॉक्टर्स को संजय राणा और यश श्रीवास्तव को स्क्रीन पर लेके आइए। हाँ, बोलिए। मतलब प्रीति से मैंने प्रश्न पूछा कि 7 वोट। अरे राणा जी, मुझे अभी आपके प्रश्न नहीं सुनने हैं, अभी मुझे जनता की बात करनी है। आप रुक जाइए, मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। भाई, जनता की बातें आप बता ही नहीं पा रहे। जनता की बात आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो लगे हैं भैया बीजेपी ने अच्छा किया है, मोदी जी ने अच्छा किया है, शिवराज सिंह जी ने, आपको मालूम है शिवराज सिंह जी ने क्या किया है? मध्य प्रदेश की राजधानी की सड़कें जाके देखिए, अमेरिका वाले टैंक भी नहीं चला पाएंगे। प्लेन की बात छोड़िए, वहाँ पे कहते हैं अमेरिका से अच्छी सड़कें। महिला डॉक्टर्स, जूनियर लड़कियां, स्टूडेंट्स कोविड के समय सेवा करने के बाद जब उन्होंने अपना स्टाइपेंड मांगा, अपना हक मांगा, तो उनको कह दिया भैया बॉन्ड भरो, हॉस्टल खाली करो, उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? लगे हुए हैं जबरदस्ती बीच में कूदने के लिए। ऐसा नहीं होता है। नहीं, कुछ भी मत दीजिए। अरे कौन सा डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सारा ठेका उठा के एक पदे दीजिए। लेकिन एक चीज, अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी बहुत बड़ा नाम है, अब उनके ही खेमे में बड़े दिग्गजों का उतरना, इस पे भी बहुत सारे सवाल हैं। अनिल जी, इसे कैसे देखते हैं आप? उसके बाद मैं मुकेश जी के पास आऊंगी। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार जो शिवराज शिवराज मामा 3 सरकार उन्होंने बनाई और उसके बाद जो चौथी तीसरी बार हार गए थे वो, ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कृपा से बनी हुई सरकार है। तो वो फेज जो है लगातार काफी समय हो गया, तो बीजेपी को जरूर ऐसा लगा होगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी मान लें या फिर ऊबना, जनता ऊब चुकी है सोचकर भी जो है बहुत सारे विकल्प दे दिए जनता के सामने। एंटी इनकम्बेंसी को कायदे से देखा जाए तो बहुत ही एक डाइल्यूट करने की या उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है कि फग्गन सिंह कुलस्ते कह लीजिए, नरेंद्र तोमर कह लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय कह लीजिए, ये सब बड़े नाम है। लाल पटेल भी बहुत छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। ये सब नाम को उतार के एक कलेक्टिव लीडरशिप का एक एग्जाम्पल दे दिया है कि भाई हम फेस नहीं है, हम फेस नहीं है।
तो फेस नहीं होना, कमलनाथ के सामने अगर मान लो कमजोर पड़ भी रहे थे तो उनको न्यूट्रल करके नरेंद्र मोदी के फेस पे अगर वोट मांगते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट जो है जुटाने में बीजेपी सफल होती हो जाएगी। वो अपनी स्ट्रेटजी पर बहुत क्या कहना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से अपनी स्ट्रेटजी पर आ रही है कि इलेक्शन को सीधा सीधा वो नरेंद्र मोदी पर ले जा रही है। जी मुकेश त्यागी जी, शिवराज सिंह चौहान के खुद वो इतने बड़े चेहरे हैं, उनके होते हुए बड़े दिग्गजों का उनके खेमे से, उनकी पार्टी से वहां से चुनाव लड़ना, ये कुछ ज्यादा अच्छे संकेत शिवराज जी के लिए नजर नहीं आ रहे। नहीं, शिवराज जी देखिए एक बड़े मुकम्मल कार्यकर्ता हैं और लगातार काम करते रहते हैं और वो बहुत ही लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन उनको कहीं पर नकारा नहीं जा रहा, कहीं पर इग्नोर नहीं किया जा रहा। लेकिन आप ये देखिए पिछले असेंबली के इलेक्शन में हमको जो सीट मिली थी वो 109 मिली थी और कांग्रेस को 114 मिली थी। बाद में 21 विधायकों ने छोड़ करके हमारे साथ आ गए, हमारी वहां सरकार बनी, 15 महीने तक इनकी सरकार रही। तो और एक वक्त ऐसा भी था 1977 में जब हमारे 40 एमपी थे बिफोर द डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, तब हमारे उसमें 39 एमपीज आए थे। तो वहां पे हमारा जो पास्ट है वो बहुत मजबूत है, लेकिन बीच में थोड़ी सी विफलताएं, हमारा इतना कम वोट रहा। लेकिन अब आप देख लीजिए कमलनाथ जी के बेटे लड़े थे नकुलनाथ और कितने कम वोटों के अंतर से वो मुश्किल से मतलब वो हो पाया है। तो वहां पर स्थिति देखिए बदलती रहती है। फिर विभाजन हुआ 2001 के अंदर, मध्य प्रदेश का 2 में बट गया, एक बुंदे उसमें चला गया 36 उसमें और एक 29 यहाँ पे रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति डायनेमिक है इसमें, लेकिन बड़े उतारने का मतलब ये नहीं, बड़े ये भी उतारते हैं, ये कौन से कम बड़े उतारते हैं, इन्होंने भी सवाल अभी अपोजिशन के लिए नहीं, सवाल खुद आपके खेमे के लिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इज वन ऑफ अ वेरी बिगर फेस, मतलब वो बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर वहां से आप बड़े दूसरे कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं जो सेंट्रल कैबिनेट में है, तो वहां सवाल उठते हैं सब। नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं उठते। देखिए ये कहना कि बड़े चेहरे उतारना जो है हमारी विफलता की निशानी, गलत बात है। नहीं विफलता नहीं, शिवराज जी का क्या होगा ये मैं जानना चाह रही हूँ, बात घुमा रहे हैं, मैं जानना चाह रही हूँ शिवराज जी का क्या होगा। शिवराज जी का तो देखिए ऐसा है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इलेक्ट करेगी उनको, जब जीतेगी जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा जिसमें आस्था होगी, वो तो एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के माध्यम से। पर शिवराज जी के ऊपर कोई काले बादल नहीं मंडराया। ठीक है संजय राणा 2000, ठीक है यश श्रीवास्तव अपनी बात रखना चाहते हैं, 1 मिनट संजय राणा को देती हूँ। 2023 में ये ट्रेलर चल रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये पूरा ट्रेलर है, रियल पिक्चर 2024 में, लेकिन उससे पहले ये सारी जो कहानियां छोटी बड़ी जो हम नोट्स बनाते हैं, होमवर्क करते हैं कॉपी में फाइनल एग्जाम के लिए, वो सब अभी चल रहा है। कितना मजा आ रहा है, मतलब देख के आपको क्या लग रहा है? चारों तरफ 5 बड़े राज्य जहां चुनाव होने हैं और उसमें भी होमवर्क सारी कॉपियों में चल रहा है। ये देखिए मुकेश जी भी साइड में मुस्कुरा रहे हैं कि मैं एकदम सही कह रही हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे होमवर्क चल रहे हैं और जो इंडिया सो कॉल्ड, मैं इसको इंडी ग्रुप इसलिए बोलता हूँ कि इंडिया हमारे देश का नाम है, बहुत अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। तो भाई इंडी ग्रुप में भी देखिए, समाजवादी पार्टी एक अलग नोटपैड बनाई है, बहुजन समाज पार्टी अलग नोटपैड बना रही है, आम आदमी पार्टी अलग नोटपैड बना रही है। भाई इनमें तो एकता भी नहीं है। 2024 की बात कर रहे हैं और 2024 में जनता किसके नाम पे वोट देगी, किसके चेहरे पे देगी? वो सबसे बड़ा चेहरा इनके पास आज के दिन में चेहरा नहीं है। जब रहा होमवर्क की बात, जो 3 चुनाव होने वाले 3 स्टेट में, यहाँ पे तो भाई खुद ये भी सहमत नहीं हो पाएंगे कौन कितने सीट पे लड़ेगा। आप अपना पोथा लेके पुथन्नी लेके पहुंच गया कि इतनी चीज खरीदूंगा। भाई कांग्रेस अलग बैठी हुई है, समाजवादी पार्टी। लेकिन एक बात है संजय जी, इस पूरे चुनाव में आप देखिए होमवर्क बहुत तगड़े तरीके से दोनों तरफ से पार्टियां आएगा, बहुत तगड़े तरीके से। प्रीति 10 सेकंड खत्म हो। 2 तरह के होमवर्क होते हैं, एक आदमी जो आईआईटी की तैयारी करता है उसको होमवर्क करता है, एक बच्चा जो होता है जो गोचता है, जिसको ओ करके कुछ भी लिखता रहता है, फल फूल बनाता है। तो डिपेंड करता है कौन सा आदमी कौन सा होमवर्क कर रहा है। नहीं दोनों पार्टियां बड़ी समझदार हैं, आईआईटी और आईएएस के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यश श्रीवास्तव आप पार्टी क्या कर रही है? यश श्रीवास्तव ज्यादा गंभीरता के साथ नहीं, आप बहुत लाइट मोड में सब यहाँ पर चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, होमवर्क की बात चल रही है। जैसे हमने अभी आपने सुना ही होगा कि मैं कह रही थी कि 2024 मेन पिक्चर है, उसके पहले ट्रेलर है, ट्रेलर में छोटे छोटे सेगमेंट में तमाम पार्टियां होमवर्क कर रही है, जो अभी नजर भी आ रहा है। अब देखिए ये जो 5 राज्य जहां चुनाव है, इसका टोटल जो इफेक्ट है वो 2024 में आएगा, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि वो होमवर्क के बारे में अभी जो विश्लेषक महोदय कह रहे थे, मुझे उम्मीद है अब वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, पर सिर्फ उम्मीद है। तो
एक बच्चा होता है जो आईआईटी की तैयारी सुई करता अटक है, गई है पीएससी की संजय तैयारी जी पे। करता है, हाँ। और एक होता है जो ना कुछ पढ़ता है ना लिखता है, चिल्ला चोट मचाता है, दूसरे बच्चों के कॉपी के पन्ने फाड़ देता है और उस पन्ने पे अपना एग्जाम भर के भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी वो कुछ तो भी काला पीला कर देता है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता है। वो बच्चा वर्तमान भाजपा सरकार है। ठीक है, अनिल जी हंस रहे हैं, बताइए, मुस्कुरा रहे हैं आप, इस कौन सा गम है जो छुपा रहे हैं मुस्कुरा के? सारी राजनीति को आप एकदम नजदीक से देख रहे हैं, इसका मतलब जरूर आपको कुछ पता है, कुछ भनक है, जल्दी से बताइए। नहीं प्रीति जी, देखिए ये हिंदी भाषी राज्य है तीनों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और ये हार्ट है, इंडिया का हार्ट है। ये चुनाव जो है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये लिटमस टेस्ट है। ये अगले चुनाव की दिशा भी तय कर देंगे। इस चुनाव इन चुनाव विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है वो लोकसभा चुनाव की दिशा भी स्पष्ट कर देंगे। तो ऐसे में होमवर्क तो दोनों पार्टियों को बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। अगर कहीं चूक होती है तो जिसकी चूक होगी तो वो फिर खोएगा ही, वो उसके पास पाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद सीधे लोकसभा चुनाव है, कोई और चुनाव बीच में होने नहीं। तो चुनाव के लिए तैयारी तो जबरदस्त होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने कही, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तमाम पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राज्यवार, क्योंकि चुनाव है विधानसभा, ऐसे में होमवर्क ही कर रहे हैं, और इस होमवर्क में, इस पूरे रणनीति को बनाने में जरा से भी चूक और भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस भी पार्टी की तरफ से इस होमवर्क में थोड़ी सी भी रणनीति बनाने में चूक हुई, वो 2024 के महामुकाबले से बाहर हो जाएगा। देखते हैं इस महामुकाबले में कौन जीतता है और किसकी हार होती है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।